A very good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Let us start with chapter number 6. Take out your copy, give the heading chapter number 6, Business Correspondence. संतोष, चेयर थोड़ा ठीक करो. It's very low. Settle down very quickly, guys, and take out your copy. Give the heading chapter number 6, Business Correspondence. इसको थोड़ा ठीक करो. बस, it's fine. Settle down quickly. Take out your copy. Write down chapter number 6, Business Correspondence. देख लो. तो कोई बात नहीं. तो क्या हो गया? रिकॉर्डिंग में तुम आ गए, मैं खड़ी हो गई, डज नॉट मैटर ना. कुछ बिहाइंड द सीन्स भी तो दिखना चाहिए. चलो, इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, पहले मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी आर सपोज टू टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन. एक्चुअली होता कैसे है. अभी तक हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है. तो एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिकल वर्ड में कम्युनिकेशन करते कैसे, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन कम्युनिकेशन. ईमेल वाज एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑफलाइन मोड था वो. ऑफलाइन मोड नहीं था, इट वाज एन ऑनलाइन मोड. ऑफलाइन मोड में आपने लेटर्स वगैरह के बारे में सुना है. तो अब बोल रहे लेटर राइटिंग वगैरह कैसे करते हो. आपको पता है लेटर राइटिंग का भी फॉर्मेट होता है. दो टाइप का फॉर्मेट होता है, एक ब्लॉक्ड फॉर्मेट होता है, एक सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट होता है. खाली लेटर, बिजनेस लेटर से कम्युनिकेशन नहीं होता, और भी अलग मीडियम होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन टू डिपार्टमेंट, और इट कैन टेक प्लेस इनसाइड वन डिपार्टमेंट. कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. इंट्रा डिपार्टमेंटल क्या हुआ, विद इन द डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. सेल्स डिपार्टमेंट का हेड परचेज डिपार्टमेंट का हेड से बात कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. दो अलग अलग डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं ना, तो इंटर और इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का अलग अलग मीडियम्स क्या क्या हो सकता है. हैव यू हर्ड अबाउट मेमोरेंडम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज मेमोज. हैव यू हर्ड अबाउट ऑफिस सर्क्यूलर. हम लोग स्कूल सर्क्यूलर सुने, नोटिस सुनते थे, बोलते थे ना प्रिंसिपल का सर्क्यूलर आया है. कभी नोटिस बोर्ड देखा अपने स्कूल में, ऐसे सर्क्यूलर वगैरह लटकाए हुए रहते थे वहां पे. This is to bring to the attention of the student that they are required to carry their books या carry their cards वगैरह, identity cards in the school. No child will be allowed to go out of the school during the break time. ऐसे कर करके नोटिस वगैरह नहीं आया हुआ रहता था, सर्क्यूलर. तो वैसे ऑफिस में भी एम्प्लॉयज लोग के लिए क्या आता है, सर्क्यूलर. और मेमोज क्या होता है, जो हम लोग इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे. कितनी बार कंप्लेन एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए भी तो आता था प्रिंसिपल का, कि ये स्टूडेंट जो है डेली लेट आता है स्कूल में, इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा अगर ये यही पैटर्न फॉलो करेगा. तो जब एक बंदे को एड्रेस रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम. जब लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर. वैसे ऑफिस नोटिसेस भी होते हैं. ठीक है. जैसे कि कोई स्टूडेंट कुछ मतलब हैज डन समथिंग इमेंसली रॉन्ग, तो अब उसको हम लोग सस्पेंड करें फॉर 10 days. हो सकता है कुछ किया ऐसा, मान लो कि कोई स्टूडेंट का कुछ चोरी कर लिया सामान, या फिर कोई टीचर के संग जो है पंगा ले लिया. होता है ना, ये सब स्कूल डेज में नहीं होता था क्या. तो मतलब अब क्या करे, उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, या उसको स्कूल से ही निकाल दिया जा रहा है, टीसी दे दिया गया है, हटा दिया गया है. तो यानी कोई जो ऐसा चीज, कोई ऐसा लेटर जो स्टूडेंट के राइट्स और प्रिविलेजेस को इफेक्ट कर रहा है, उसके राइट्स को तो इफेक्ट कर रहा है, प्रिविलेजेस को. समझ में आ रहा है. या फिर कोई टीचर बोल दी कि ये मेरा पीरियड अटेंड ही नहीं करेगा, ये मेरे पीरियड में दिखना नहीं चाहिए, बाहर ही रहना चाहिए. तो कोई स्टूडेंट के राइट प्रिविलेजेस को इफेक्ट करता है तो उसको ऑफिस नोटिस बोलते हैं. ठीक है. तो मैंने बोला मेमोरेंडम होता है, सर्कुलर होता है, नोटिस होता है. इसके अलावा आपको पता है और क्या होता है,
हैव यू हर्ड अबाउट रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ये सब मैंने क्या बोले, दीज आर द मोड्स ऑफ इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको पता है जो लेटर्स हम लोग लिखते हैं ना सामने वाले को, फॉर एग्जांपल मेरे एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आई एम अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर मतलब मैं कपड़ा बनाकर अपने क्लाइंट को बेचती हूँ, समझ में आ रहा है? तो आपको पता है अब अलग अलग टाइप का लेटर हमारे बीच में होता है, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। द लेटर कैन कंटेन अ पॉजिटिव मैसेज, इट कैन कंटेन अ नेगेटिव मैसेज, इट कैन कंटेन अ परसुएसिव मैसेज। नो, इट इज अ पॉजिटिव मैसेज। मैंने आपको, आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको लिखा सिंस दिस इज योर बर्थडे मंथ यू हैव बीन गिवन अ मैसिव डिस्काउंट, दिस इज आवर कंपनीज पॉलिसी टू ऑफर डिस्काउंट ड्यूरिंग द बर्थडे वीक, बर्थडे मंथ, ऐसे कर कर मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव मैसेज हुआ ना। नेगेटिव मैसेज क्या हुआ आप जानते हो? व्हाट इज अ नेगेटिव मैसेज? नेगेटिव मैसेज इज समथिंग व्हिच द कस्टमर और व्हिच द रिसीवर ऑफ द लेटर विल नॉट वेलकम द न्यूज रिटन इन इट। फॉर एग्जांपल, what is going on there? ओके okay. वही मैंने सोचा कि कौन पढ़ाने आ गया है। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू मतलब एनालाइज इज इट माई वॉइस गोइंग देयर। चलो, क्या बोला मैंने, नेगेटिव लेटर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर क्लेम किया है कि उनके पास जो टेक्सटाइल वगैरह डिफेक्टिव आया है, तो उसने लेटर लिखा है कि मुझे रिफंड चाहिए। तो फिर मैं उसे क्या लिखकर लेटर लिख रही हूँ नेगेटिव मैसेज में कि दिस इज नॉट आवर कंपनी पॉलिसी टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिफंड। तो वेयर द रिसीवर विल बी डिसप्लीज टू लिसन टू द मैसेज। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव मैसेज। परसुएसिव मैसेज मींस व्हाट? व्हेन यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम द रिसीवर। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को एक लेटर लिखा है वेयर आई एम डिमांडिंग कि यू हैव टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम फॉर 3 days बिकॉज ऑफ द पीक टाइम गोइंग इन द ऑफिस। तो वहां पे मुझे इस तरह से टोन यूज करना है, इन द मैनर आई कैन मोटिवेट माई एम्प्लॉइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम। समझ में आया? तो वो मेरा क्या हो गया, परसुएसिव मैसेज। वो मेरा कौन सा मैसेज हो गया, परसुएसिव। तो नेगेटिव मैसेज होता है, पॉजिटिव मैसेज होता है, परसुएसिव मैसेज होता है। तो मैसेजेस का भी अलग टाइप्स होता है। वेरी क्लियर? तो यही सब हमें डिस्कस करना है। मैंने आपको पूरा जिस्ट बता दिया। और लास्ट में इस चैप्टर में जानते हो क्या है, MIS रिपोर्ट, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने आपको बोला था आई विल शो यू प्रैक्टिकली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? ये भी आता है एग्जाम में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। MIS का फुल फॉर्म क्या बताओ? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे मैंने मान लो टैली सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रखा है, तो अब आपको क्या लगता है PL बैलेंस शीट मैं फिजिकली हाथ से बनाती होंगी क्या? नहीं, वो तो मेरा सॉफ्टवेयर बना के देगा ना। मैं तो खाली क्या कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रही हूँ, एंट्री मार रही हूँ। समझ में आ रहा है? बाद बाकी रिपोर्ट्स तैयार करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, या ईयर वाइज सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना, सब कौन करके देगा? सॉफ्टवेयर। From where? From the database which is being maintained in the software. और वो डेटाबेस कौन मेंटेन कर रहा है? मैं ही तो डेली एंट्री अपडेट कर रही हूँ, या मेरा जो अकाउंटेंट है। और डेटाबेस हमेशा मैंने बोला था रियल टाइम बेसिस में अपडेट होता है। There are a lot of number of employees in different department and all of them are being connected to the common ERP software. सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा सेल्स का एंट्री कर रहा है, परचेज वाला परचेज का कर रहा है, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स का कर रहा है। सारे डेटा क्या हो रहे हैं? रियल टाइम बेसिस में अपडेट हो रहे हैं। कहां जाके? ERP सॉफ्टवेयर। तो एक कॉमन सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है, जहां कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह जाकर क्या हो जा रहा है? सेव। समझ में आ रहा है? अब मुझे आज एज अ मैनेजमेंट मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करना है। मान लो रिलायंस में मुकेश अंबानी को कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उसको पूरा रिलायंस का जितना भी डिवीजन है ना, उसको सबका सेल्स का फिगर चाहिए। तो वो कहां जाएगा? ERP सॉफ्टवेयर खोलेगा अपना, वहां पे क्या लिखेगा? टोटल सेल्स MIS रिपोर्ट। जैसे ही टोटल सेल्स MIS रिपोर्ट क्लिक किया, रिपोर्ट अपने आप जनरेट होकर आ गया। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, एक सॉफ्टवेयर है ना, जो उसे ये सब रिपोर्ट दे रहा है। किसको दे रहा है? मैनेजमेंट को दे रहा है। और ये रिपोर्ट में क्या है? इंफॉर्मेशन है, जिससे मैनेजमेंट क्या कर सक रहा है? डिसीजन मेकिंग कर सक रहा है। तभी तो इसका नाम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज हेल्पिंग और गिविंग द मैनेजर्स द इंफॉर्मेशन टू टेक टाइमली डिसीजन मेकिंग। अगर मान लो ये सब सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे पहले पेट्रोकेमिकल डिवीजन को कॉल करना पड़ता कि भैया तुम अपना सेल्स का फिगर पूरा मेरे को ईमेल में भेजो। फिर मुझे फोन करना पड़ता किसको? रिटेल डिवीजन रिलायंस का। फिर मुझे जियो वाले को फोन अलग से करना पड़ता, सब अलग अलग शीट अपना भेजते। फिर सबके इस शीट को मुझे क्या करना पड़ता? कंसोलिडेट। फिर जाकर मुझे एक रिपोर्ट रेडी करना पड़ता। ये सब करने में तो 1-2 हफ्ता ऐसे ही लग जाता। तब तक तो मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आया है वो छूट ही जाता। मुझे क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर लगा के रखो ना, जिससे तुरंत एक क्लिक बटन में आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? Because all the data is being maintained in the software on a real time basis and that is called as MIS software. तो
ये सारे चीज हमारे सिलेबस में है। आप जो कंपनी का पीएल स्टेटमेंट देखते हो वो भी तो एमआईएस रिपोर्ट ही है। पीएल स्टेटमेंट हम लोग थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या बही खाता सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, जब हम लोग वो लाल वाला खाता लेके रखते हैं, देखे हो ट्रेडिशनल रेड कलर का एक कॉपी होता है, हम लोग हाथ से उसमें स्केल पेंसिल टान टान के करे, जो अभी आप करते हो। अकाउंट्स तो वैसे भी ईटी में है नहीं, जनरल लेजर सब बनाते हो ना हाथों से। अभी क्या ये सब करते हैं क्या? अभी सब कुछ क्या हो गया? ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड बोले तो सॉफ्टवेयर बना रहे। आप खाली बंदा रखते हो, बोलते हैं ना टैली में एंट्री करने के लिए एक बंदा चाहिए, या उससे हायर वर्जन ले रहे हो तो बोलते हो ईआरपी का सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं, उसमें हमें एंट्री मारना है। खाली आप एंट्री कर रहे हो, बाकी ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट, रिपोर्ट सब कौन बना रहा है? सॉफ्टवेयर। वो पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एमएस रिपोर्ट लास्ट में है। क्लियर है यहां तक? तो ये पूरा जिस्ट मैंने बता दिया। इजी है कि नहीं? हैव यू हर्ड अबाउट रिपोर्ट राइटिंग? एक चीज इसमें और है, रिपोर्ट राइटिंग देखा होगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखा भी होगा आई थिंक शायद। तो अब एग्जाम में आपको क्या लगता है, इतना बड़ा 1 मार्क्स के लिए रिपोर्ट राइटिंग बोलेगा लिख कर दो? नहीं, फॉर्मेट दिया रहेगा, आपको बोलेगा बताओ ये रिपोर्ट है कि मेमोरेंडम का फॉर्मेट है कि सर्कुलर का फॉर्मेट है कि रिप्रेजेंटेशन का है कि ऑफिस नोट का है। तो मैं हर एक चीज का आपको सब लिखवा दूंगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। चलो, गिव द हेडिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर नंबर 6। हैव यू एवर सीन अ लेटर हेड ऑफ अ कंपनी? आपके कंपनी का ही लेटर हेड होगा। आपके पापा जो काम करते बिजनेस है, आपने देखा होगा हमेशा उनका एक टाइप का नोट पैड रहता है ऐसा, ठीक है, उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, डीए लिमिटेड। फिर उसके नीचे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहता है, देखे हो कभी ये? फिर उसके नीचे फोन नंबर रहता है, फिर उसके नीचे ईमेल आईडी भी रहता है। लिखना चालू करो एक लेटर हेड का फॉर्मेट, ड्रॉ इट। तुम अपना नाम लिख लो, इसको थोड़ा और नीटली मैं बनाती हूं बड़ा करके। एक लेटर हेड बनाओ, ड्रॉ लेटर हेड, कंपनी का नाम लिखो, आपको जो नाम लिखना है आप लिखो, फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, एड्रेस आई मीन, सब सेंट्रल में। हाँ, फिर उसके बाद फोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, @gmail.com। कुछ नहीं भाई, पूरा डिट्टो क्या कॉपी करने के, वर्ड टू वर्ड कर लो। ये मेरा रियल एड्रेस है, घर का नहीं ऑफिस का है, 141 बीकेपाल एवेन्यू, कोलकाता 5। दिस इज द हेड ऑफिस, दिस इज आवर हेड ऑफिस ऑफ एमए लिमिटेड। बैक एंड ऑफिस है हमारा ये, और ये लैंडलाइन नंबर भी उसी हेड ऑफिस का है, और ये ईमेल आईडी मेरा है, divya.agarwal07@gmail.com। ठीक है। फिर अगर हमारी कंपनी का कोई टैगलाइन है, आपको पता है हर एक कंपनी का कुछ टैगलाइन होता है, जैसे रिलायंस का ग्रोथ है, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई टैगलाइन आपकी कंपनी का, तो टैगलाइन भी कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ग्रोथ। और ऊपर में ना, यहाँ पे बगल में लोगो भी रहता है कंपनी का। कंपनी का लोगो है ना, ऐसे लोगो वगैरह नहीं रहता कंपनी का, वो उसके लेटर पैड में दिखाई देगा आपको। लेटर हेड में हमेशा क्या दिखाई देगा मेरे को बताओ? कंपनी का लोगो, कंपनी का टैगलाइन, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का फोन नंबर। और अगर फैक्स वगैरह का डिटेल आजकल कौन रखता है? आजकल कोई यूज करता है क्या फैक्स मशीन? तो अगर है तो वो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ऑफिस आपको पता है ना, 2 है। एक तो कौन सा हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस, और एक कौन सा हो गया, हेड ऑफिस, ठीक है। तो और एक ऑफिस, हेड ऑफिस कौन सा हो गया? हेड ऑफिस हो गया 59 जतिंद्र मोहन एवेन्यू, जहां बैठे हो अभी, ठीक है। इसके ऊपर लिख लो लेटर हेड ऑफ अ कंपनी। स्पेसिमेन ये क्या चीज का ऑफ अ? लेटर हेड ऑफ अ कंपनी। लेटर हेड ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर क्या लिखा? स्पेसिमेन ऑफ अ लेटर हेड ऑफ अ कंपनी। डिड यू राइट? और कितना बढ़ना, सिन नंबर भी रहता है यहाँ पे, सिन नंबर। यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिन नंबर? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। लिख लो वहां सिन नंबर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेटर हेड कब यूज करते हैं? अब जैसे मान लो कि कुछ एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखना है, मान लो मुझे बैंक को कुछ लेटर लिखना है ऑन द बिहाफ ऑफ एमईपीएल, तो मैं एमईपीएल का क्या यूज करूंगी? लेटर हेड यूज करूंगी ना। तो ये लेटर हेड में तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि मुझे लिखना पड़ेगा, ये प्रिंटेड रहता है, ये सब प्रिंटेड स्टेशनरी में रहता है ऑलरेडी, ये स्पेसिमेन रेडी रहता है।
अब इसके अंदर क्या लिखोगे वो लिखो। क्या लिखोगे बताओ? आज जो डेट है, मुझे जिस दिन लेटर लिखना है उस दिन का क्या लिखूंगी? डेट लिखूंगी। जिसको मुझे लिखना है इस लेटर को, जैसे अभी मैंने बोला मुझे आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच को लिखना है, तो आईसीआईसीआई ब्रांच मैनेजर का नाम। किस लिए लिखना है? इशू ऑफ चेकबुक कोई चीज के लिए, तो सैल्यूटेशन। अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन क्या? रिक्वेस्ट। जैसे हम लोग लेटर में नहीं लिखते एकदम स्टार्टिंग में, क्या लिखते बताओ? एकदम स्टार्टिंग में नहीं लिखते, लेटर स्टार्ट होने के पहले क्या लिखते बताओ? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन नहीं, सब्जेक्ट। तो इसमें अटेंशन लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? अटेंशन लाइन। फिर एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो राइट डाउन लेटर में नीचे लिखते जाओ, इसी के नीचे, या फिर आप अलग से लिखो इसके नीचे। राइट डाउन, अ लेटर हेड जनरली कंटेन्स a letterhead generally contains नंबर 1, या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ने कंसेशन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उस स्टूडेंट को रेफर करके लेटर हेड में लिख रही हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना विथ रेफरेंस टू द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्टूडेंट ऑन दिस डेट। रेफरेंस दिखाना पड़ेगा ना कि उस लेटर के रेफरेंस में यहां पे मैं क्या कर रही हूं? रिप्लाई। अगर कोई लेटर को रेफरेंस करके आप लिख रहे हो, अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस नंबर लिखने का दरकार नहीं है। पॉइंट नंबर 1, रेफरेंस नंबर। पॉइंट नंबर 2, डेट रहेगा, डेट तो रहेगा ही ना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो, जैसे कितनी बार हम लोग लेटर हेड में लिखते हैं, फिर वो लेटर को एनक्लोज करके एनवलप में डालते हैं। हो सकता है ये कॉन्फिडेंशियल है, तो उसमें स्पेशल मार्किंग करते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल, या फिर टू बी हैंड डिलीवर्ड, या टू बी रजिस्टर्ड बाय पोस्ट, ऐसे करके नहीं लिखते स्पेशल मार्किंग। तो ये सब हम लोग का हो सकता है लेटर में। तो लिखो पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा? लेटर हेड स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग का मतलब लिखो क्या क्या? ब्रैकेट में एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है उसमें, या स्पीड पोस्ट से जाएगा उसका मेंशन हो सकता है स्पीड पोस्ट, या फिर क्या हो सकता है? रजिस्टर्ड पोस्ट, या बाई कोरियर, एटसेट्रा। फिर क्या रहेगा? इनसाइड एड्रेस। किसका एड्रेस? जिसको ये लेटर देना है। अब स्टूडेंट को पोस्ट करना है ना, तो उसका एड्रेस भी तो यहां पे लिखना होगा, तो लिखो इनसाइड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। इनसाइड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इनसाइड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अटेंशन लाइन। अब जैसे मुझे किसको भेजना था? स्टूडेंट को ना, सो फॉर द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट नेम्ड, जो भी नाम है मैं लिख दूंगी ना, मिस अग्रवाल, फॉर द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट नेम मिस अग्रवाल, या वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड अटेंशन लाइन, ठीक है। फिर लिखो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन तो नॉर्मल लेटर में भी लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैम। जैसे आपके पास भी ईमेल वगैरह आता है तो नहीं आता लिखा हुआ डियर मैम? आप लोग को ईमेल में भेजते हो तो रिप्लाई क्या आता है? डियर करके आता है कि नहीं? तो वही है। फिर लिखो सब्जेक्ट हेडिंग। सैल्यूटेशन में क्या लिख लिया? डियर सर ऑब्लिक डियर मैम, एग्जाम्पल। फिर लिखोगे सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग कहां देना होता है? जब बहुत बड़ा कोई लेटर है, तो हो सकता है कि सामने वाले के पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा आपका लेटर देखेगा, तो हेडिंग देख के उसको आइडिया लग जाता है ना कि लेटर में क्या बोलना चाह रहा है बंदा। सब्जेक्ट हेडिंग। अटेंशन लाइन में क्या लिखा है? फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स, फॉर द अटेंशन ऑफ मिसेस एक्स। तो अगर बहुत बड़ा लेटर है ना, तो दोनों हम लोग अलग अलग लिखते हैं। अटेंशन में बस लिख दिया फॉर द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, और फिर अब सब्जेक्ट में लिख रहे हैं रिप्लाई फॉर द कंसेशन, रिप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द कंसेशन लेटर ऑफ द स्टूडेंट। समझ में आया? तो क्या लिखा पहले? फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, अभी तो सब्जेक्ट लिख रहे, अब क्या करोगे? बॉडी लिखोगे लेटर का, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। लिखो बॉडी ऑफ द लेटर। ये पूरा एक लेटर हो गया ना, ये पूरा फॉर्मल लेटर का मैंने कंपोनेंट बता दिया आपको। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। हाउ डू यू राइट द लेटर? You have the address, you have the date, you have the salutation mark, you have the complimentary clause, subject, body, सब कुछ रहता है ना। अभी क्या लिखा? बॉडी लिखा। बॉडी के बाद क्या होता है? कंक्लूजन। लिख लो कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद क्या रहता है? क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर लिखो सिग्नेचर। अब जैसे ये लेटर किसने लिखा है, समझ में आ रहा है? एडमिन डिपार्टमेंट, टेक्निकल टीम, तो लास्ट में साइंड बाई ऐसे लिखा हुआ रहेगा, साइंड एसडी बाई
जैसे मैंने नाम लिख दिया, जैसे रिचा इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो रिचा चोपड़ा, फिर वहां पे लिखा हुआ रहेगा टीम एडमिन डिपार्टमेंट, तो ऐसे करके लेटर में एंड रहेगा, ठीक है। ये सिग्नेटरी हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा, उसके नीचे क्या लिखा, सिग्नेटरी। सिग्नेटरी, सिग्नेटरी का नाम, सिग्नेटरी मतलब लेटर इज साइंड बाय, एसडी मींस व्हाट, साइंड बाय। एग्जांपल लिख लो इसका, साइंड बाय, कोई भी नाम, अपना नाम लिख लो आप, जिसका भी नाम लिखना है। उसका फिर डेजिग्नेशन लिखना होगा ना, रिचा में रिचा चोपड़ा, ये एडमिन डिपार्टमेंट की कौन है, हेड है, तो हेड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, एचओ या जो भी, मैनेजर ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, व्हाटएवर। तो ये क्या हो गया, सिग्नेटरी। और फिर फाइनली अगर आपको कोई और कुछ डिटेल्स वगैरह एनक्लोज करना है तो भी कर लोगे, ठीक है। तो लास्ट क्या बच गया, एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब कोई अटैचमेंट वगैरह अगर देना है, हमें नहीं देते क्या, कोई कॉपी, अ कॉपी हियर बाय इज अटैच्ड, अ कॉपी ऑफ प्रूफ हियर बाय इज अटैच्ड, ठीक है। मान लो कोई जॉब वगैरह के लिए आप इंटरव्यू देने गए, तो वहां क्या अटैच करोगे, कॉपी ऑफ सीवी इज हियर बाय अटैच, या कॉपी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ऑफ योर पास सर्टिफिकेट, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो लिखो लास्ट एनक्लोजर, एनक्लोजर्स। डिड यू राइट एनक्लोजर्स, ओके। तो अब ध्यान से सुनना क्या क्या सीखा। लेटर हेड में ऑलरेडी प्रिंटेड में क्या रहता है, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, हेड ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोगो, एनी टैगलाइन और सिन नंबर। तो ये सब आपको याद रहेगा कि लिखवा दूं, आपने तो लिखा है ना, तो क्या क्या रहेगा, ऐसे लिख लो, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एंड हेड ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, टैगलाइन, लोगो, सिन नंबर। ये ऑलरेडी क्या रहेगा, इसमें डैश देके क्या लिखोगे, दिस विल बी ना प्रिंटेड फॉर्मेट ना, दिस विल बी ऑलरेडी प्रिंटेड इन द स्टेशनरी। हम लोग प्रिंट करवा के रखते हैं ना ऑलरेडी स्टेशनरी, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये पूरा लेटर का क्लैरिटी। अच्छा, अब आपको पता है आप स्टार्टिंग जिससे करते हो ना सैल्यूटेशन में, आपने डियर लिखा है कि सिर्फ सर लिखा है, जरूरी नहीं आपको डियर सर लिखना, आप सिर्फ सर भी लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने सैल्यूटेशन कैसा किया है वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा। लिखो कैसे होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी दिस चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। अगर आपको पता है, हमें ये नहीं पता, वेरी फ्यू ऑफ द पीपल नो दिस, अगर आप सिर्फ सर लिखते हो ना तो आपको हमेशा पता है एंड किससे करना है, योर्स ट्रूली। और अगर डियर सर लिखते हो ना तो योर्स फेथफुली, और डियर मिस्टर एक्स लिखते हो ना तो योर्स सिंसियर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। अगर आप डियर सर लिख रहे हो तो योर्स फेथफुली, डियर मिस्टर एक्स लिख रहे हो तो योर्स सिंसियरली, सिर्फ सर लिख रहे हो तो योर्स ट्रूली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। लिख लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही चार्ट बना के लिख लेना। अच्छा, पॉइंट क्या क्या लिखा है बताओगे। सबसे पहले वो जो स्पेसिमेन था उसको पॉइंट नंबर 1 दिया होगा, फिर लेटर हेड के अंदर क्या क्या आप लेटर लिखते हो, कंपोनेंट पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर लिखा ना सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, अटेंशन लाइन, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा आपने, ये वाला चार्ट, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, डन। अब लिखो पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, ड्रॉ एन एरो, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, पूरा पूरा लिखना, बीएल मींस बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, ठीक है। फिर फॉर्मल बिजनेस लेटर में एरो देके लिखोगे, इट इज डन फॉर, इट इज ड्राफ्टेड फॉर, नॉट डन, इट इज ड्राफ्टेड फॉर ऑफिशियल ऑब्लिक लीगल कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन को और एक नाम क्या, कॉरेस्पॉन्डेंस, चैप्टर का नाम तो कॉरेस्पॉन्डेंस है। और इनफॉर्मल क्या होता है,
कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए हम लोग करते हैं इसको। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर किसके लिए करते हैं? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए। इट इज कैजुअल इनफॉर्मल अप्रोच। जैसे कस्टमर को बर्थडे में ग्रीटिंग कार्ड भेज दिए, दिवाली में ग्रीटिंग कार्ड भेज दिए, है ना। फॉर्मल में क्या लिखा? ड्राफ्टेड फॉर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ड्राफ्टेड फॉर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा। अब एग्जाम्पल लिखो फॉर्मल बिजनेस लेटर का। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं कस्टमर हूं, मैं, आपका कोई बिजनेस है टेक्सटाइल का, मैंने आपको एक इंक्वायरी लेटर भेजा है, मुझे ये ऑर्डर आपको प्लेस करना है, तो मैंने एक इंक्वायरी लेटर भेजा है कि आप, मुझे इतना टेक्सटाइल का डिमांड है, आप इसका कितना कॉस्ट लगाओगे, कौन सा क्वालिटी में डिस्पैच करोगे, आपका मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैश की क्रेडिट। तो ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया? फॉर्मल लेटर। फिर वो ऑर्डर के रिस्पॉन्स में रिप्लाई दे रहे मुझे, तो वो भी क्या हो गया? फॉर्मल। या कोई डिस्प्यूट चल रहा है दोनों जन के बीच में, उसको सेटल किया, तो वो भी क्या हो गया? फॉर्मल। तो लिखो एग्जाम्पल ऑर्डर लेटर। एग्जाम्पल लिखो, किसका एग्जाम्पल? फॉर्मल का। ऑर्डर लेटर, डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट। एग्जाम्पल किसका लिख रहे हो? फॉर्मल का। या फिर मैंने क्या बोला, आप इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हो, एज अ कस्टमर आई एम सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, तो इंफॉर्मेशन लेटर, इंफॉर्मेशन लेटर। डिस्प्यूट सेटलमेंट लिखा। क्लेम सेटलमेंट लेटर भी हो सकता है, कोई क्लेम वगैरह रेज किया गया है। मुकेश अंबानी लेटर लिखा है रिलायंस डिवीजन के पेट्रोकेमिकल डिवीजन को कि मुझे आपके डिवीजन का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी क्या हो गया? एक फॉर्मल लेटर। तो लिखो सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट लिखा। इंफॉर्मेशन लेटर रिक्वेस्ट लिख लिया, बस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब मेरा क्या हो गया? फॉर्मल बिजनेस लेटर। अब इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में लिखो। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर पता है क्या होगा? कस्टमर आपको जब कंप्लेन कर रहा है, कोई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, क्वालिटी खराब था, या आप ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हो कस्टमर को, या फिर आप इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो, आपके ऑफिस का कोई ओपिनियन ओपनिंग वगैरह हुआ है, या क्लाइंट को कोई अवार्ड मिला है आपका बहुत बड़ा, फोर्ब्स में, फॉर्च्यून में रैंकिंग हुआ है, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भेज रहे हो, तो ये सब क्या हो गया? इनफॉर्मल। ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा? आपके कस्टमर और आपके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन। आपके पास आता है कभी ये सब लेटर? आता होगा। बर्थडे लेटर आ रहा है, ग्रीटिंग्स कार्ड आ रहा है, दिवाली में कार्ड आ गया, समझ में आ रहा है? क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपना एड्रेस वगैरह देकर आते हो। तो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में लिखो नीचे पहले, इट इज जनरली यूज फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एग्जाम्पल अभी नहीं लिखवाया, अभी इसका मीनिंग लिखवा रहे। इनफॉर्मल में और क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, इट इज जनरली यूज्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with the clients। एग्जाम्पल, थैंक यू लेटर्स। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया आपको कस्टमर से, उसको थैंक यू लेटर भेज रहे हो, ठीक है, कॉमा, कस्टमर कंप्लेंट लेटर्स। कोई इंप्लॉय का प्रमोशन की हो, इंटरनली भी तो हो सकता है ना, इंप्लॉय का प्रमोशन की हो, तो जैसे मैं आपको लिख रही हूँ, यू हैव बीन प्रमोटेड टू दिस एंड दैट, तो फॉर्मल हुआ कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो लिखो इंटरव्यू लेटर्स, अप्रेजल लेटर। अप्रेजल मीन्स व्हाट? प्रमोशन लेटर्स। इंटरव्यू लेटर, अप्रेजल लेटर। ईमेल इज बेसिकली फॉर्मल की इनफॉर्मल? बोथ एक्चुअली, बट इन योर मैथ दे हैव कंसिडर्ड इट इन इनफॉर्मल, ठीक है। तो आप लिख लो ईमेल, इनफॉर्मल में लिख लो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, है तो बिजनेस ही ना, लेकिन थोड़ा इनफॉर्मल है, लिख लो ईमेल। लिख लिया? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर का तो टाइप क्या है वो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग इसका किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेआउट के बारे में। फॉर्मेट, दो फॉर्मेट आपको पता है क्या? ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक। आपको पता है ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है? द अलाइनमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इज ऑन द लेफ्ट साइड, यू नो दैट। सब्जेक्ट लाइन हो, चाहे टेंशन लाइन हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, चाहे सैल्यूटेशन हो, सब कहां होगा? लेफ्ट। लेफ्ट इंडेंट सब लेफ्ट में आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो वो मेरा क्या हो गया? ब्लॉक। और सेमी ब्लॉक में जानते हो क्या होता है? कुछ लेफ्ट में आता है, कुछ मिडल में आता है, कुछ राइट में आता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो क्या हो गया? हाँ,
तो वो क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया मेरे को बताओ? सेमी ब्लॉक्ड। और आपको पता है जब आप ब्लॉक फॉर्मेट लिखते हो ना तो जनरली हमारा क्या आता है, जब हम एड्रेस लिखते हैं तो 141 कॉमा लिख दिए, कॉमा कॉमा देखे नहीं लिखते, 141 बीके पाल एवेन्यू कॉमा कोलकाता 5। तो इन लोग क्या बोलते हैं, जब आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज करते हो ना, अवॉइड यूजिंग कॉमा। इन ब्लॉक फॉर्मेट यू शुड नॉट यूज कॉमा। जैसे हम लोग यहाँ डियर सर लिखे, डियर सर, फिर यहाँ कॉमा दे दिए, नहीं देना है। कहां नहीं देना है? ब्लॉक। लिखो हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गिव द हेडिंग लेआउट ऑफ लेटर्स। ऐसे लिखो, टाइप ऑफ लेआउट ऑफ लेटर्स, पॉइंट नंबर 5, एरो देके राइट डाउन। फिर एरो देके लिखोगे यहां पे all the content of the letter are aligned on the left margin. Write down. कहां अलाइंड होता है? लेफ्ट मार्जिन। नो कॉमास आर यूज्ड। कहां पे? ना तो एड्रेस में, ना तो सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन डियर सर के बाद आपको कॉमा देना है कि नहीं देना है? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी नहीं देना है, योर्स ट्रूली के बाद कॉमा नहीं देना है। जनरली हम लोग देते हैं ना, नहीं देना है सैल्यूटेशन में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। समझ में आया? ठीक है। इज इट क्लियर? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम जो आप लेटर हेड करवाए हो वो क्या सेमी ब्लॉक का एग्जांपल है? मैंने तो कंटेंट लिखवाया ही नहीं। जो लेटर हेड, आप एक चीज समझो, लेटर हेड तो आप पहले से प्रिंट करवा के रखते हो, तो कंपनी का जो नाम वगैरह एड्रेस वगैरह वो तो बीच में रहेगा ही। कभी देखा है लेटर हेड में या साइड में लिखा हुआ रहता है? वो तो बीच में ही रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा ही। वो सेमी ब्लॉक या ब्लॉक फॉर्मेट नहीं डिसाइड करेगा, आप जो उसके अंदर लिखोगे वो डिसाइड करेगा। आपने डियर सर कहां लिखा है, आपने एड्रेस कहां लिखा है, आपने योर्स ट्रूली कहां लिखा है, आपने बॉडी कहां लिखा है, कंक्लूजन कहां लिखा है, सब कुछ यहां से लिख रहे हो। एड्रेस लिखा है यहां पे, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या किया बताओ? सब्जेक्ट लिखा यहीं पे, फिर यहां पे क्या लिखा? डेट भी लिखोगे ना स्टार्टिंग में, डेट भी यहीं पे लिखा, और फिर क्या लिखा यहां पे बताओ? बॉडी भी यहीं पे लिखा, सैल्यूटेशन बीच में वो भी यहीं पे लिखा, सब कुछ यहीं पे लिख रहे हो इस साइड। यू आर फॉलोइंग दिस लेफ्ट मार्जिन पैटर्न, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्ड फॉर्मेट। तो एक एग्जांपल लिखो ब्लॉक फॉर्मेट का, देखो लुक एट द एग्जांपल हियर। लेटर हेड कहां पे? पूरा बीच में एज इट इज। अब आप यहां से चेक करो, ये क्या दिया हुआ है? रेफरेंस नंबर। ये क्या दिया हुआ है? डेट। ये क्या दिया हुआ है? इनसाइड एड्रेस, ऑर्डर नंबर, सैल्यूटेशन। कॉमा नहीं होगा, नो कॉमास विल बी यूज्ड, दिस इज मिसप्रिंटिंग। फिर ये सब कुछ देखो कहां पे अलाइंड है? लेफ्ट। फिर नीचे में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहां है? लेफ्ट। देखो इसके बाद कॉमा नहीं है, समझ में आया? सब कुछ कहां पे है? लेफ्ट। तो आप भी लिखो एक एग्जांपल, ऐसे ही लिखना। आप ये वाला पूरा पार्ट स्किप कर देना या डॉट 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 लिख देना, लिख लो ना, सब एक ही जगह कॉपी में रहेगा। लेटर हेड तो आप अभी लिखे ही थे, वही वाला लेटर हेड कॉपी कर लो। डीएल लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लिखो एग्जांपल, राइट इन शॉर्ट। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट द रेफरेंस नंबर एवरीवेयर। डेट डायरेक्टली लिख दो, यू जस्ट हैव टू शो इट ऑन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ योर कॉपी। ये एज इट इज क्यों कॉपी कर रहे हो बाबा? कुछ भी लिखो ना। यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट, बस लिख लो लेटर हेड। हमारा इंटेंशन क्या है कि यहां शो करना है कंटेंट ऑफ द लेटर हेड आर ऑल ऑन द लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट असाइंड। अब ये पूरा लेटर लिखने लग जाओगे क्या? डियर सर, वी आर थैंकफुल टू यू, नहीं लिखना है। और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट रेफर पेज नंबर 133 ऑफ योर मैट।
बट क्या दरकार है, आप समझो ना मेरा बात, आप सब चीज कॉपी में मेंटेन करो, कॉपी में मेंटेन करो ना। फिर एग्जाम के टाइम मान लो रास्ते में जा रहे हो तो क्या बुक ढूंढते रहोगे क्या, पेज नंबर खोल के? क्या करना कि आपको डियर सर लिखा ना, अब आप वहां से डॉट 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 दे दो, डॉट 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 देना आता है, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 दे दो, ऐसे बस लाइन टान दो। फिर उसके नीचे क्या लिखो, योर्स फेथफुली। डिड यू मार्क वन थिंग, डियर सर के संग हमेशा क्या आता है, योर्स फेथफुल, तो ये भी ऐसे एरो दिखा देना। हैड इट बीन ओनली सर हियर तब क्या था, योर्स ट्रूली। हैड इट बीन डियर मिस्टर एक्स नाम, योर्स सिंसियरली। ठीक है, अब बस योर्स फेथफुली लिख के छोड़ दो ना, ये पूरा इसका तुम नाम डेजिग्नेशन थोड़ी लिखने का दरकार है बाबा। खाली क्या शो करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये नहीं भी स्पेसिमेन देखोगे तो चलेगा, एग्जाम में स्पेसिमेन थोड़ी देगा बनाकर। जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाया ना, डेट इज सफिशिएंट। नो कॉमा यूज, एवरीथिंग इज लेफ्टली अलाइंड। ओके, चलो अब नेक्स्ट एरो क्या लिखा, सेमी ब्लॉक। राइट ऑन पॉइंट नंबर 1, लिखो पॉइंट नंबर 1 डेट, लिखो डेट, डेट कंक्लूजन सिग्नेचर is aligned on the right margin, is aligned on the right side या right margin, whatever you want to write, right side of the letter में रहेगा, right side। और जो हम लोग सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं ना, वो सेंट्रली अलाइंड होगा, सेंट्रली अलाइंड। सब्जेक्ट इज सेंट्रली अलाइंड, सब्जेक्ट इज सेंट्रली अलाइंड। कॉमा वहां ओमिट किए थे ना, यहां पे क्या बोल रहा है, विल बी यूज्ड। जब एड्रेस लिखोगे ना तब यूज होगा, इन द इनसाइड एड्रेस। कॉमा विल बी यूज्ड इन द इनसाइड एड्रेस। खाली इनसाइड एड्रेस में क्यों बोल रहा है, क्योंकि आजकल ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में और सैल्यूटेशन में कॉमा देना कोई नहीं देता है, चाहे वो ब्लॉक फॉर्मेट हो चाहे वो सेमी ब्लॉक। तो अगर यहाँ कॉमा देना है तो खाली कहां देना है, एड्रेस में। लेकिन अगर आप ब्लॉक फॉर्मेट कर रहे हो तो वहां कॉमा कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? वापस से दोनों का डिफरेंस बताओ। ब्लॉक्ड में सब कुछ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नो कॉमा एट ऑल। आपके मैट में गलत है, कॉमा नहीं होगा। वहां पे हटा दिया ना आपने कॉमा, कॉमा हटाया यहां। डेट में देखो कुछ बोला नहीं है एज इन, तो डेट आप छोड़ दो, डेट को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कॉमा इन द सेंस यहां पे जैसे ये सब कॉमा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं डायरेक्टली 152019 लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। कॉमा कहां पे बोल रहे, एंड पे, यहां पे नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां दो चीज सीखा, ब्लॉक में सब कुछ लेफ्ट और कॉमा नहीं होगा। सेमी ब्लॉक में क्या सीखा, राइट में क्या होगा, क्या क्या बोला, डेट बोला, एड्रेस बोला और सिग्नेचर। तो जो सब्जेक्ट है वो कहां होगा, बीच में। ठीक है, और कॉमा होगा क्या, हाँ एड्रेस में होगा। पहले अगर आपको बात करूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में और सैल्यूटेशन में भी कॉमा इस फॉर्मेट में होता था, बट अभी मॉडर्न डेज में हम लोग इसको हटा दिए। चलो एक फॉर्मेट देखिए इसका, आ जाओ। ये रहा, देखो यहां पे देखो क्या बोला, डेट कहां पे, चेक करो, लिखो लिखो एग्जाम्पल ऑफ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, एग्जाम्पल ऑफ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। लेटर हेड तो एज इट इज लिख दो ना, ऐसे ही बस लेटर हेड लिख के छोड़ दो। डेट कहां लिखोगे, राइट साइड, राइट द डेट ऑन द राइट साइड, डेट लिखो ऑन द राइट साइड। ठीक है, यहां पे बोला डेट कंक्लूजन और सिग्नेटरी, एड्रेस कहां रहेगा, लेफ्ट। एड्रेस मैंने नहीं लिखवाया था, एड्रेस कहां रहेगा, लेफ्ट। देखो एड्रेस लिखो, यहां एड्रेस कहां है, लेफ्ट। लिखा, सैल्यूटेशन कहां है, अब आप खुद सोचो ना, सैल्यूटेशन आप मतलब दिमाग लगाओ, यहां से लिखोगे क्या डियर सर, तो लेफ्ट अलाइंड ही होगा ना। डेट इज राइट, एड्रेस इज ऑन द लेफ्ट, सैल्यूटेशन ऑन द लेफ्ट, रेफरेंस ऑर्डर इन द मिडल।
फिर देख रहे हो ये थोड़ा सब कुछ सारा जो पैसेज है कहाँ पे है, थोड़ा लेफ्ट को छोड़ के है ना, पूरा मिडल में भी नहीं, मिडल से हम लोग नहीं लिख सकते, बट एक मार्जिन अवे फ्रॉम द लेफ्ट है, तो बेसिकली मूविंग इट टूवर्ड्स द राइट। लेफ्ट में एग्जैक्टली यहां से नहीं चालू हो रहा है, बट इसके पहले वाला फॉर्मेट देखोगे पूरा एक सिंगल ये लाइन फॉलो कर रहा है, देखोगे, देखो डियर सर के नीचे पूरा सिंगल लाइन फॉर्मेट फॉलो कर रहा है ना, बट यहां पे देखो कैसे है, इसके नीचे है एग्जैक्टली नहीं है, कहां पे, टूवर्ड्स द राइट, सेंट्रली। फिर ये कहां पे है, फिर ये कहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहां है, अरे बोलो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहां है, राइट, लिख लो, शो इट इन योर फॉर्मेट। क्या हुआ, तुम लोग का डेली पता है एसी का ही वो रहता है, कर दो, तुम लोग का 3 एसी में तो जान निकल रहा है, एक एक तुम लोग को इंडिविजुअल एसी देंगे तो क्या करोगे, क्या करोगे, ऑफ कर दो ना भाई, वहां से मेन पावर बटन ऑफ कर दो। इज इट डन टिल हियर, एक बार यहां तक रिवाइज करो। फिर पता है इन लोग बोला है कि एक अच्छे लेटर का क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, क्या क्या फीचर, रिमेंबर 7 C's, कंप्लीट, कर्टियस, कंसिडरेशन टुवर्ड्स आर, कोहेरेंट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, याद है, तो वही सेम टू सेम लोग रिपीट करेगा अभी दोबारा, तो हमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट हम लोग एक बार लिख लेंगे दिखाने के लिए कि हम लोग भी पढ़ लिए, तो ये वाला भी लिख लो, फिर एक संग रिविजन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है क्या, राइट ऑन पॉइंट नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, देखो क्या बोला है, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, सिंपल, एक्यूरेट, ब्रेविटी मतलब क्या, कॉन्साइज, ब्रेविटी मीन्स व्हाट, कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब क्या, शॉर्ट, सिंसियर, कर्टियस मतलब यू अंडरस्टैंड यू शुड बी पोलाइट इन योर टोन, स्टाइल मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना जो है शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हो, यू शुड मेंटेन अ डिसेंट स्टाइल व्हाइल राइटिंग डाउन द लेटर, कॉपी दिस वेरी क्विकली, copy this very quickly from the screen, copy this, copy this, स्टाइल मतलब आप किस टाइप के शब्द यूज कर रहे हो, इडियम्स वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हो, प्रोवर्ब्स यूज कर रहे हो तो आप पोएट हो, समझ में आ रहा है, किस बैकग्राउंड को रिलेट करके आप अपना लेटर वगैरह लिख रहे हो, समझ में आया। स्टाइल विल बेसिकली क्या, रिफ्लेक्ट्स टू द वर्ड्स बीइंग यूज्ड in drafting a letter, which will reflect the personality किसका, ऑफ द राइटर ना, जो लेटर लिख रहा है, क्योंकि ये मैं किस लिए लिखवा रही हूं अलग से, ये आ गया इसका मतलब क्या है, स्टाइल, बाकी का आपको सबका मतलब पता है, कर्टियस का मतलब क्या होता है, पोलाइट, ब्रेविटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, कॉन्साइज, ठीक है, सिंसियरिटी मतलब क्या, विद फुल कंसिडरेशन, ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी का जैसे कॉपी वगैरह करके लिख दे रहे हो लेटर, कॉपी पेस्ट कर दिया, डू नॉट कॉपी अदर्स, इट शुड यू नो गिव एन ओरिजिनल फीलिंग, इमिटेट नहीं करना है किसी को, डू नॉट इमिटेट, इमिटेट मीन्स यू अंडरस्टैंड, कॉपी, कॉपी वगैरह नहीं करना है। ब्रेविटी मतलब समझ में आ गया ना, छोटा रहना चाहिए, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट फैक्ट्स रहना चाहिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी के बगल में लिख लो नो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। सिंप्लिसिटी का मतलब आपको पता है, सिंपल, प्लेन वर्ड शुड बी यूज, एम्बिगुअस वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट में, कंप्लीट आपको पता है, आधा अधूरा मैसेज थोड़ी लिखकर भेजोगे, आधा अधूरा लेटर, शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, और पूरा प्रॉपर, जिसको आप रिसीवर है उसका एड्रेस वगैरह ठीक से लिखना, नहीं तो लेटर गलत जगह चला जा सकता है, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, राइट डाउन। ये कितना पॉइंट हुआ स्टाइल को लेकर, 8, 9 लिखोगे, 9th पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत आता है, जब भी आप लेटर लिखते हो ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, लेटर लिखते वक्त कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, यू एटीट्यूड कि माई, वी एटीट्यूड, मेरा, मेरा, कि आपका एटीट्यूड, आप जैसा बोलो, आपके लिए हम लोग कर रहे हैं,
आपको पता होगा हमारा पॉलिसी के बारे में, आप करके कि नहीं, हम होना चाहिए पूरा लेटर में, आप ही का बस बात होना चाहिए। यू एटीट्यूड होना चाहिए कि माई एटीट्यूड होना चाहिए? यू। आई एटीट्यूड होना चाहिए कि यू एटीट्यूड, ताकि रिसीवर को लगे ना कि लेटर उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं फ्लॉन्ट करने को। समझ में आया? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी ऑलवेज यू एटीट्यूड। हम लोग बोलते हैं ना थैंक यू फॉर गिविंग द सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। क्या लिखा? देयर शुड बी ऑलवेज यू एटीट्यूड while writing the effective business letter. While writing the effective business letter. This will, full stop क्या लिखो? This will create a friendly atmosphere. Don't you think so? मैं अगर आप ही को रेफर कर करके बार बार बोलूंगी तो आपको एक अच्छा लगेगा ना, फ्रेंडलीनेस लगेगा। दिस विल क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, दिस विल क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, कॉमा विल गिव मोटिवेशन, सामने वाले को मोटिवेशन देगा। दिस विल क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, दिस विल क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, कॉमा विल गिव मोटिवेशन, कॉमा creates mutual trust, creates mutual trust, लिखा enhances, कॉमा enhances goodwill, हमारे कंपनी का गुडविल बढ़ेगा कि हम लोग जो है ना बहुत अच्छा सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को। enhances the goodwill of the firm and will also help in creating and will also help in creating favorable outcome and will also help in creating favorable outcome in bad situations। जैसे मुझे बोलना है कस्टमर को कि मैं आपका जो कंप्लेन पॉलिसी रिजेक्ट कर रही हूँ, हमारा माल कोई डिफेक्टिव नहीं गया, कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, तो ऐसे करके लिखूं दिस इज योर कंपनी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो यू करके वो लोग मान जाएगा ना, सुनने में अच्छा लगता है ना, मतलब पूरा मक्खन पॉलिश करो सामने वाले को, ताकि कोई बैड न्यूज भी उसे दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो। यू का जैसे हम लोग वर्ड्स लिखते हैं ना लेटर्स में, कब कब लिखते हैं, लिखो यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट, यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट। एग्जाम्पल 2, you will surely appreciate our new discount policy. Point number 2, you will appreciate our new discount policy. You will appreciate our new discount policy. I am, third point example, I am happy to hear that you have chosen our company। जैसे मैंने बोला ना कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया, that you have, तो देख लो बार बार यू आ रहा है, यू वर्ड सर्कल कर लेना हर जगह। हैप्पी टू हियर दैट यू हैव चूजन आवर कंपनी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं बोलते इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, thank you for giving us the opportunity। That's it। अब लेटर के अंदर जो आप न्यूज दे रहे हो ना सामने वाले को, कंटेंट लिख रहे हो, मैसेज दे रहे हो, मैंने बोला था 3 टाइप का होता है। क्या बोला था? या तो आप उसको पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, या तो नेगेटिव दे रहे हो, या क्या दे रहे हो, पर्सुएसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की 9 क्या 7 लिखो, हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ मैसेजेस, टाइप्स ऑफ मैसेजेस। नंबर 1 पॉजिटिव मैसेज, नंबर 1 पॉजिटिव मैसेज। अब पॉजिटिव मैसेज को एक्सप्लेन करो डैश देकर। अ लेटर वेयर
A letter where audience will react in a letter where audience will react in a positive oblique neutral manner. Audience will react in a positive oblique neutral manner. या तो ऑडियंस खुश हो जाएगा या तो न्यूट्रल रिएक्ट करेगा. इसका एग्जांपल दोगे इस लेटर का? कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर, ग्रीटिंग्स लेटर, इनविटेशन लेटर, ओपनिंग हुआ है मेरे कंपनी का, पाइए. नहीं आता रहता है क्या ये सब? बर्थडे लेटर है ना, तो लिखो इसका एग्जांपल. जहां पे गुड न्यूज आप दे रहे हो सामने वाले को, लिखो एग्जांपल कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर. या फिर स्विगी से मैसेज नहीं आता योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म, तो ये कौन सा लेटर में होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव की परसुएसिव? पॉजिटिव. आप न्यूट्रल रहोगे, पता है भाई ऑर्डर दिया तो कंफर्म तो होना ही है ना. या तो आप हैप्पी हो जाओगे या क्या रहोगे? न्यूट्रल. हैप्पी कब होगे? डिस्काउंट वगैरह का अगर कुछ मैसेज आ जाएगा तो. ठीक है, तो एग्जांपल लिखो इस लेटर का. क्या क्या लिखा? कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर, कंफर्मेशन लेटर, हाँ, फेस्टिवल, ग्रीटिंग कार्ड्स. ग्रीटिंग लेटर लिखोगे, बर्थडे खाली नहीं लिखोगे, ग्रीटिंग लेटर. ग्रीटिंग्स वगैरह आपके पास आ रहा है कोई फेस्टिवल का या कुछ. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखा, कंफर्मेशन लेटर, ग्रीटिंग लेटर्स, क्रेडिट अप्रूवल. आपने बोला था मुझे क्रेडिट में पेमेंट करना, अप्रूव हो गया, क्रेडिट अप्रूवल लेटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव मैसेजेस. नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें गुड न्यूज होगा कि बैड न्यूज? बैड न्यूज. ऑडियंस विल रिएक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर की नेगेटिव मैनर? नेगेटिव. तो लिखो नेगेटिव मैसेजेस में डैश देके, कंटेन्स बैड न्यूज, कंटेन्स बैड न्यूज, वेयर ऑडियंस विल रिएक्ट इन अ negative manner. Example, refusal to provide a refund. बोला नहीं देंगे रिफंड तुमको, तो आप एज अ कस्टमर तो आप क्या हो जाओगे ना, निराश हो जाओगे ना. रिजेक्शन ऑफ द रिफंड या कैंसिलेशन ऑफ रिफंड. लिखो रिफ्यूजल या रिजेक्शन टू प्रोवाइड अ रिफंड. रिजेक्शन टू प्रोवाइड अ रिफंड. या फिर मान लो यहाँ पे सेमिनार वगैरह बहुत बड़े रूप में होने वाला था, या मान लो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन होने वाला था, अचानक से आपके पास लेटर गया, इट हैज बीन कैंसिल्ड. खुश होगे कि नाराज हो जाओगे? दुखी हो जाओगे ना, नेगेटिव. यार फ्री में जो पार्टी वगैरह मिल रहा था, एकदम मजा आता हम लोग को, सब समझ में आ रहा है. तो कैंसिलेशन ऑफ एन इवेंट, या कोई आपको फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया, कोई रीजन से इट हैज बीन पोस्टपोन, तो आप इतने एक्साइटमेंट से सब तैयारी कर रखे थे, निराश हो जाओगे ना एक पल के लिए. तो लिखो कैंसिलेशन ऑफ इवेंट, कैंसिलेशन ऑफ एन इवेंट. लिखा. अब जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट यहाँ के कुछ तोड़फोड़ करके चला गया. अब समझ में नहीं आ रहा गलती उसका है कि वो ये फर्नीचर ही टूटा हुआ था. अब वो जानबूझ के तोड़ा कि फर्नीचर ही पहले से खराब था. तो अब डिस्प्यूट चल रहा था. अब फाइनल वर्डिक्ट क्या आया? स्टूडेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर. तो स्टूडेंट विल नॉट बी प्लीज्ड बाय लिसनिंग टू दिस लेटर. ठीक है, अ लेटर जहां पे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल बी व्हाट? बोर्न बाय द रिसीवर, नॉट द कंपनी. You can look on the screen. Cost of repair to be borne by the receiver, not the company. तो ऐसे करके ना एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, तो आप कंटेंट पढ़ के नहीं बता दोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव लेटर है. ठीक है, मतलब ये ऐसा लेटर है जहां पे जो रिसीवर है ना, वो पढ़कर न्यूज को क्या फील करेगा? कंफर्टेबल कि अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल. ठीक है, ये आपका डिमोशन हो गया प्रमोशन की जगह. प्रमोशन लेटर मिला तो क्या मिला? पॉजिटिव. डिमोशन, ट्रांसफर हो गया अचानक से, बोले बिना बताए तुमको ट्रांसफर कर दिया, तुम अपने होम टाउन से दूर हो गए, तो तुम्हारे लिए क्या है वो? नेगेटिव. बट ऐसा ट्रांसफर लेटर है जो तुमको अब्रॉड ट्रांसफर कर दिया, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है सबके लिए पॉजिटिव हो, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव. समवन माइट बी हैप्पी टू मूव टू अब्रॉड, बट समवन माइट बी अनकंफर्टेबल. क्या? नहीं, इट डिपेंड्स कि क्या होगा. समझ में आ रहा है? मैं आपको हमेशा के लिए भेज रही हूं, थोड़ा बहुत फेवर ले रही हूं फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, तब वो परसुएसिव है.
मैंने आपका कर दिया अल्टीमेटम, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंटिन्यू करोगे अब्रॉड में, या तो मेरा रेजिग्नेशन दे दोगे जॉब से। होता है ऐसा। अब अब आपको पता है समय के संग आपके जो इमोशंस और आपके जो एक्सपेक्टेशंस है ना, डिमांड, वो चेंज होते हैं। ये अभी आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अकेले हो, समझ में आ रहा है? When once you get settled down with your family and your kids, और आपको बोल रहा है कि चलो आप जाओ भाई अब्रॉड जाओ, बीवी बच्चा को अलाउ नहीं है भाई तुम्हारे संग ले जाना, चले जाओगे? बोलो चले जाओगे? कैसा बेशरम बच्चा है, बोलता है कोई और मिल जाएगा। ये सब देखो बोलने में अच्छा लगता है, बट करने में तुमको ही नहीं अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, बट नॉट ऑलवेज एट द स्टेक ऑफ योर फैमिलीज कॉस्ट, ठीक है? फैमिली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ, अगर कुछ वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है तुम 1 साल के लिए जाओ, 1 साल बाद ले जाना, एकोमोडेशन अरेंज करवा देंगे, देन इट इज गुड। बट आपको बोल रहा है पूरा कट करके चल जाओ, बस चल जाओ, बोल रहा है ऐसा जगह है जहाँ खाली बैचलर्स लोग अलाउड है जॉब करने के लिए, तब क्या करोगे? चले जाओगे? ठीक है भाई, वो चला जाएगा, ठीक है। थर्ड मैसेज लिखो, परसुएसिव, persuasive, persuasive, a kind of letter, a kind of letter where the receiver is being asked for some favor, where the receiver of the letter is being asked for some favor, a kind of letter where, पहले लिखो, a kind of letter, हेडिंग दो परसुएसिव, लिखो, a kind of letter where the receiver is being asked for some favor, leaving his comfort zone, leaving his or her comfort zone, ठीक है? लिविंग हिज और हर कंफर्ट जोन, मतलब उनसे कुछ फेवर मांगा जा रहा है उनके कंफर्ट जोन को छुड़वा कर, ठीक है? फुल स्टॉप। हियर द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब क्या? रिसीवर। हियर द रिसीवर और द ऑडियंस नीड्स एनकरेजमेंट, नीड्स एनकरेजमेंट in order to, needs encouragement in order to execute, in order to execute sender's desire, in order to execute sender's desire। इसका मतलब समझ गए कि थोड़ा मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए जिसमें सामने वाले को ऐसे मोटिवेशन मिले कि नहीं मुझे करना ही है, बॉस ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल, अटेंडिंग आफ्टर वर्क, आफ्टर आवर वर्क फंक्शन, कोई बोल रहा है एक्स्ट्रा कोई आज फंक्शन वगैरह अरेंज किए, कोई डेलीगेट आया है मेरा अब्रॉड से, तो तुमको आज ओवर टाइम करके डेलीगेट को जो है घुमाना पड़ेगा। होता रहता है ना ये सब तो कॉर्पोरेट कल्चर में। तो टू अटेंड एन आफ्टर आवर वर्क फंक्शन, एग्जाम्पल लिखा। अब इसमें जनरली क्या होता है ना, एक बार में रिसीवर नहीं मानते हैं क्योंकि इनको उनके कंफर्ट जोन को छोड़कर काम दिया जा रहा है। सो दे विल बी वेलकम कि दे विल बी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स व्हाट? दे विल नॉट बी इनिशियली रेडी। सो समटाइम द रिसीवर में भी व्हाट? रिलक्टेंट, ठीक है? क्योंकि उनसे क्या मांगा जा रहा है? फेवर। उनको क्या बोला जा रहा है? कुछ ऐसा करने जो उनके रेगुलर ड्यूटीज के कहाँ है? बाहर। तो ये तीनों तो लिख ही चुके हो एक तरह से, खाली रिलक्टेंट वाला पॉइंट लिख लो, द रिसीवर में भी reluctant, reluctant, you understand? willing ki not willing? Not willing, he may not be willing। बोलो क्या बोल रही थी? at the moment when the class is about to get over, बुला लो, लेकिन आप समझ रहे हो क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर। शी इज फ्री टू कम टू द क्लास, ठीक है? आई डोंट माइंड इफ शी इज कंफर्टेबल। यहां तक होगी, एक बार पूरा फटाफट देखो, पेजेस घुमाओ, आर यू कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स और नॉट? वी हैव डन हाफ ऑफ द चैप्टर, यू आर रियलाइजिंग इट इज वेरी इजी।
नहीं, ये चार्ट वगैरह नहीं बनाना है, मैंने आपको बस जितना लिखवाया उतना ही करना है. डोंट टॉक, प्लीज रिवाइज इट. फटाफट पढ़ाई करो, रिवीजन टाइम है, बातचीत का टाइम नहीं दिया मैंने. प्लीज रिवाइज. Did you get your wallet? My God. How much cash was there in it? 1,000. Apart from that, your documents might be there. You have left it or it got pickpocket? और अभी नहीं है वहां पे, तो किसी ने लिया होगा. Did you ask to the other? Let's hope for the best अगर मिल जाए तो. What documents you had? आधार कार्ड वगैरह था? My God. तो और एक डुप्लीकेट होगा आपका, दो और रहता है ना. नहीं मतलब मैंने बोला ओरिजिनल दो रहता है ना, दूसरा भी आप निकाल सकते हो. एक स्मॉल कार्ड एंड वन इज द बिग वन. विच वन वाज देयर? तो मिल जाएगा, अप्लाई कर देना दोबारा. अपार्ट फ्रॉम दैट आईडी कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ का. आईडी कार्ड भी मिल जाएगा. मेट्रो कार्ड में कितना बैलेंस था? ठीक है, कुछ उपाय नहीं है, अब लॉस हो गया तो यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो अब आगे से जो है केयरफुल रहो, लर्न फ्रॉम इट. इट्स नॉट अ बिग लॉस, बट फ्यूचर में बिग लॉस हो सकता है. बैठो. प्लीज रिवाइज, डोंट टॉक. If your luck is good enough, you'll get it back. मिल गया. ये मेट्रो जो है ना, ये तो मतलब बहुत ज्यादा अनसेफ है. मतलब यहाँ पे आप अगर बहुत ज्यादा भीड़ रहता है ना, तो ध्यान रखा करो. देर आर लॉट ऑफ करप्टेड पीपल हु विल कम टू पिक पॉकेट यू एंड स्नैच अवे योर थिंग्स. इवन आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट. मोबाइल फोन सोचो, वो हम लोग तो मोबाइल फोन ऐसे ही रख लेते ना जीन्स के पॉकेट में. जीन्स के पॉकेट से सोचो वो बंदा मोबाइल फोन निकाल रहा था मेरा. बहुत पहले का मैं बता रही हूँ बात, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज. बट ही कुड नॉट. इतना ज्यादा भीड़ था, और वो भीड़ में, और मेरा हैबिट क्या ना, आई ऑलवेज कीप माई फोन एट द बैक ऑफ माई पॉकेट रादर देन इन फ्रंट. तो अब आपके पॉकेट से कुछ कोई निकाल रहा है, आपको रियलाइजेशन तो होगा ही ना. तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसके हाथ को जस्ट पकड़ लिया और फोन उससे छीन लिया. नहीं मारने का मौका मिला ना. द मोमेंट आई जस्ट स्नैच्ड अवे माई फोन, द डोर ऑफ द मेट्रो गॉट ओपन, स्टेशन हैड अराइव्ड. वो फटाफट निकल के भाग गया, क्योंकि अब पता है अगर पकड़ में आ गया तो उसको सारा पब्लिक छोड़ने वाला है नहीं. ठीक है, ही वेंट डिसअपियर्ड, बट मेरा फोन वॉज सेव्ड इन दैट केस. ये हो गया एक, आपका गलती नहीं है, लेकिन कितनी बार हमारे केयरलेसनेस की वजह से हम लोग चीजों को इधर उधर भूल जाते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट योर बिलोंगिंग्स. ओके, चलो अभी तो कुछ नहीं था. अगर मान लो कुछ और ज्यादा प्रीशियस सामान होता उसमें, तुमको नहीं मिलेगा कभी भी. समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें ये सब लगता है कि भगवान का प्रसाद मिल गया, चलो ले लो, भगवान ने छोड़ा हमारे लिए, लेकर चले जाएंगे वो लोग. हाँ, ठीक है. तो बी केयरफुल. 1,300 इज नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन अगर ये अगर उससे ज्यादा होता तो तुम ये पॉजिटिव में वे में लो कि चलो आज ज्यादा रुपया नहीं रखा था मेरे वॉलेट में. ठीक है, और आधार कार्ड वगैरह अप्लाई कर देना, मिल जाएगा दोबारा. चलो, डोंट रिग्रेट अबाउट इट नाउ. प्लीज रिवाइज इट. एनफ ऑफ डिस्कशन, रिवाइज. नोट्स पढ़ो फटाफट. एक टॉपिक आज और करेंगे एंड देन आई विल लीव यू. ठीक है.
प्लीज डोंट टॉक. लास्ट बेंच, स्टॉप टॉकिंग. कुछ नहीं है, वो रोज का फाउंडेशन का जो बच्चा लोग है ना, दे आर ऑलवेज लाइक दिस. चलो, गिव द हेडिंग बिजनेस रिपोर्ट. गिव द हेडिंग बिजनेस रिपोर्ट. गिव द हेडिंग बिजनेस रिपोर्ट. नाउ राइट ऑन पॉइंट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन अभी मैं जो लिखवाने वाली हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है. आपको पता है जो रिपोर्ट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ. किससे डिराइव हुआ मेरे को बताओ? लैटिन. लैटिन से कुछ याद आ रहा है? एक वर्ड और लैटिन से डिराइव हुआ था, कम्युनिस. कम्युनिस विच मीन्स व्हाट? टू शेयर, टू एक्सचेंज. याद है कम्युनिकेशन में किया था हमने कम्युनिस वर्ड. तो वैसे रिपोर्ट वर्ड किससे डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड से. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टेर. रिपोर्ट का स्पेलिंग आता है, लिख लो. उसके बाद में ARER. रिपोर्ट का स्पेलिंग आता है REPORT, लिख लो. उसके बाद में ARE. द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टेर which means to carry back. Which means to carry back. Which means to carry back. कैरी बैक क्यों बोल रहे हैं आप समझ रहे हो? रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन आपने पास्ट में ऑलरेडी स्टोर कर रखा है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो ना एक अच्छे फॉर्मेट में. पीएल स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? कंपनी का क्या करेंट ईयर का प्रॉफिट ना, जो पास्ट ईयर में हुआ है. फ्यूचर प्रॉफिट तो नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? टू कैरी बैक. समझ में आया? फिर वहां पे लिख लो री का मतलब होता है बैक. वहीं पे लिख लो ऐसे ही वर्ड के ऊपर री मतलब बैक. ठीक है. और पोर्टर मींस टू कैरी. पोर्टर का मतलब नहीं सुने हो? पोर्टर कौन होता है? कूली. PORTER. पोर्टर का मतलब पता है ना? कूली, जो कैरी करता है सामान. सुना होगा पोर्टर इज अ कैरियर. रेलवे स्टेशन वगैरह में नहीं देखते कूली वगैरह लेकर रेडी रहते हैं सामान उठाने के लिए. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्टर. कूल. हाँ, डिलीवरी पोर्टर. सुना होगा पोर्टर. पोर्टर. अरे कूली तो सुना है. कूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्टर. तो ये सब वर्ड ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, सिनोनिम वगैरह में भी तो आ सकता है. वेरी शॉकिंग टू नो दैट you have first time heard the word porter, which means a carrier. How many of you knew it beforehand? Porter is a carrier who is carrying the things. Okay, ठीक है. अपना vocabulary जो है improve करो धीरे धीरे. चलो, क्या लिखा पॉइंट नंबर 1? रिपोर्ट वर्ड कहां से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड रिपोर्टेर which means to carry back. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, राइट डाउन. रिपोर्ट किस लिए होता है? अभी मैंने बोला अलग अलग MIS रिपोर्ट होता है, जो हो सकता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर रहा है या मैनेजर को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे वो क्या ले सके? डिसीजन. तो लिखो रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 2, रिपोर्ट मीन्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. ब्रैकेट में लिखो जनरली इंफॉर्मेशन कौन सा रहता है? हिस्टोरिकल ना पास्ट. ब्रैकेट में लिखो हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल मीन्स व्हाट? पास्ट. So report means to present the historical information to किसको? Managers. To the managers for decision making purpose. For decision making purpose. For decision making purpose. Point number 3. It is presented in a orderly and objective manner. It is presented in a orderly and objective manner. Orderly मतलब क्या? It is well ordered ना. रिपोर्ट वगैरह देखिए orderly and objective manner. objective मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई रीजन है वो रिपोर्ट बनाने का ना, डिसीजन मेकिंग के लिए जो मेरे को दरकार है. अब मैं सेल्स रिपोर्ट मांग रही हूं तो मुझे क्या परचेज रिपोर्ट पकड़ा दिया जाएगा क्या? तो सेल्स रिपोर्ट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मुझे सेल्स रिसर्च करना है कोई. और ऑर्डरली मैनर क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जैसे वो वैसे ही रिपोर्ट में दिखाया जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इट कंटेन्स रियल फैक्ट्स एंड डेटा. इट कंटेन्स रियल फैक्ट्स एंड डेटा which helps in problem solving. Which helps in problem solving. Which helps in problem solving.
facts and data which helps in problem solving. लिख लिया. नेक्स्ट हेडिंग दो. अच्छा, अब रिपोर्ट राइटिंग के लोग एक भी स्पेसिमेन नहीं दिया है तो हम लोग भी नहीं करेंगे, बस अलग अलग टाइप्स बोला है. ये रिपोर्ट को और बिजनेस रिपोर्ट को और एमआईएस रिपोर्ट को सेम बता दिया है. आपने सुना है मेरे से सीएसआर के बारे में? फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको पता है आजकल हर एक कंपनी को सीएसआर रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है. जैसे एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट एनुअल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ना, यू आर ऑल्सो सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट सीएसआर रिपोर्ट विच इज टॉकिंग क्या अबाउट कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस साल में कंपनी ने अपना सोशल ऑब्लिगेशन कैसे डिस्चार्ज किया है. आप कंपनी के पीएल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो 2 लाख रुपया सीएसआर में डाला है, तो पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाओ ना, कहां कहां डाला है 2 लाख. खाली 2 लाख बता दिया सीएसआर, क्या किया है 2 लाख का? चैरिटी में दिया है, कोई ओल्ड एज होम में दिया है, या कोई रूरल एरिया में जाकर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, या कोई एजुकेशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है, या डिसेबल्ड पीपल के लिए किया है, तो पूरा आप उसका प्रूफ दो. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ सीएसआर रिपोर्ट. फिर आपको पता है कंप्लायंस रिपोर्ट भी देना पड़ता है कंपनी को. कंप्लायंस क्या चीज का करते हैं? रूल्स रेगुलेशन का. मान लो एक मैं लिस्टेड कंपनी हूं, तो लिस्टेड कंपनी को किससे कंप्लाई करना है? विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, विद द प्रोविजन ऑफ सेबी. लिस्टेड कंपनी को किसको सबमिट करना पड़ता है? सेबी को ना. तो दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस रिपोर्ट, where you are going to show that we have complied to all the rules and regulation. जो रिटर्न्स वगैरह फाइल करने थे हमने सब कुछ फाइल किए हैं. इसके अलावा आपको पता है कि इन्वायरमेंटल रिपोर्ट भी देना पड़ता है, कि हमने जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाया है दैट इज अंडर टू द पोल्यूशन नॉर्म्स, हमने कोई पोल्यूशन नॉर्म को ब्रीच वगैरह नहीं किए हैं. सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. तो ऐसे करके अलग अलग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं ना. तो लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट. हेडिंग लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट. Different types of business report. Point number 1. Point number 1, compliance report. Compliance report क्या होता है आप समझ गए? तो क्या शो करने के लिए आपकी कंपनी ने सारे रूल्स जो आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है उसको कंप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं. पॉइंट नंबर 2, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी वही चीज है, to show whether your company has conducted the affairs of a business in an ethical manner or not. लिख लो ब्रैकेट में. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के ब्रैकेट में लिखो ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है क्या करने के लिए? टू शो whether the company has conducted the affairs of the business in ethical manner. To show whether the company have conducted the affairs of the business in an ethical manner. लिखा in an ethical manner, conducted the affairs of business in an ethical manner. Point number 3, CSR report लिख लो. CSR का फुल फॉर्म पता है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 4, CSR का फुल फॉर्म कितने बच्चों को नहीं पता? फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 4, रिकमेंडेशन रिपोर्ट. रिकमेंड की हो कोई इंप्लॉय वगैरह को कोई पोस्ट के लिए, रिकमेंडेशन रिपोर्ट. इन्वायरमेंट के लिए कौन सा रिपोर्ट देते थे? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. बोला था ना सस्टेनेबिलिटी, दैट वी आर फॉलोइंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लिखा. नेक्स्ट, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, कि मेरा जो काम है सब फीजिबल है, फाइनेंशियली हम लोग फीजिबल तरीके से काम करें. फीजिबिलिटी, FEASIBILITY, फीजिबिलिटी रिपोर्ट. फीजिबिलिटी रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 6, चेक ऑन द स्क्रीन. फीजिबिलिटी रिपोर्ट. रिसर्च रिपोर्ट, कोई अगर बहुत बड़ा रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कोई मेडिकल इंडस्ट्री हो, आप कोरोना का कोई तीसरा वैक्सीन निकाल रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो इतना खर्चा ले रहे हो, तो एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा ना स्टेक होल्डर को कि आपने इतना रुपया रिसर्च किया. तो क्या चीज में रिसर्च किया भाई? रिसर्च रिपोर्ट. यू नो व्हाट इज पीरियोडिक रिपोर्ट? पीएल स्टेटमेंट के बारे में बात करें. पीएल बैलेंस शीट जो हर पीरियड के एंड में बनाते हैं, क्वार्टरली सेल्स बजट एटसेट्रा. पीरियोडिक रिपोर्ट. पीरियोडिक रिपोर्ट. सिचुएशनल रिपोर्ट मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन का रिपोर्ट है. सिचुएशनल रिपोर्ट.
और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है तो। अब खाली ये नाम दे दिया है, इसका कोई डिटेल वगैरह नहीं दिया है, तो आपको भी नहीं करना है। दे हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल कि सब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको एक और एक पढ़ाया है एक्स्ट्रा CSR रिपोर्ट। दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, रिपोर्ट कैन टेक एनी फॉर्म, और भी रिपोर्ट्स हो सकते हैं, बताया ना मैंने। सम ऑफ द एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू। रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी इजी। रिपोर्ट में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मेरे को बताओ क्या होगा रिपोर्ट में, क्या करोगे? इंट्रोडक्शन, बॉडी रहेगा, फाइंडिंग्स वगैरह रहेगा रिपोर्ट का। हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना पॉइंट वाइज में, ये रिपोर्ट से हमें ये पता चला, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन। तो अब देखो रिपोर्ट का लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ रिपोर्ट, राइट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट, 4 एलिमेंट। स्टार्टिंग में पता है आप क्या लिखते हो? सब्जेक्ट, बट यहाँ सब्जेक्ट नहीं बोलते, यहाँ बोलते एग्जीक्यूटिव समरी। मेरे रिपोर्ट क्या चीज के बारे में आपने प्रिपेयर किया? एक रिपोर्ट मान लो मैंने अपने टाइम प्रिपेयर किया था गंगा के क्लीननेस के बारे में, गंगा रिवर पोल्यूशन। तो उसमें आप क्या करते हो, पूरा रिसर्च करते हो ना कि गंगा रिवर में क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, किस वजह से क्या हो रहा है, क्या उस पे प्रोग्राम्स लिया गया है गंगा को स्वच्छ करने के लिए, और क्या फर्दर आप प्लान्स जो है रिकमेंड करोगे कि गंगा रिवर को हम लोग बचा सके पोल्यूशन से। समझ में आ रहा है? तो आप एग्जीक्यूटिव समरी में क्या लिखोगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या चीज का है, पोल्यूशन ऑन गंगा रिवर, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गंगा रिवर को क्या करना है, हमें क्लीन करना है। तो ऐसे करके आप 2-3 पॉइंट लिखते हो, विच इज योर एग्जीक्यूटिव समरी, विच विल टॉक अबाउट कि आपका कंटेंट क्या है रिपोर्ट के अंदर। फिर बॉडी, समझ में आ रहा है? फिर की फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग में आपका क्या रहेगा, पिक्चर्स वगैरह अटैच करते हैं हम लोग रिपोर्ट में, फोटोज वगैरह जाके लिए गंगा में। या फिर की फाइंडिंग में और क्या रहेगा, गंगा रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उनका जो हम लोगों ने कमेंट्स वगैरह लिखा है वो डायरेक्टली यहाँ लिख कर आते हैं, कोट करते हैं। ऑन टॉकिंग टू वन ऑफ द inhabitants near the Ganga river, Mrs. X said that the people, rural inhabitants are really misusing the river. They are bathing their animals in it, they are washing their clothes in it. समझ में आ रहा है? तो वो की फाइंडिंग्स हो गया। समझ में आ रहा है? और लास्ट में कंक्लूजन। तो लिख लो इसका 4 कंपोनेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, की फाइंडिंग, कंक्लूजन। रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते थे क्या? कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने आता था रिपोर्ट राइटिंग? हाँ, न्यूज वगैरह देखते हो? और यहां पे भी दिया नहीं है कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट वगैरह, बस ये 4 चीज याद रख लेना, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर रिपोर्ट। ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट का स्पेसिमेन। न्यूज वगैरह देखते हो? न्यूज़पेपर घर में आता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर का बात कर रहे हैं, कोई इंग्लिश इकोनॉमिक टाइम्स या टेलीग्राफ उठाकर देखना, रिपोर्ट राइटिंग दिखेगा तो पढ़ लेना, नहीं दिखेगा तो आ जाना, मैं दिखा दूंगी एक स्पेसिमेन रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। देखते हैं, चलो अभी अगर मिल जाएगा तो मुझे, ये मेरा लैपटॉप नहीं है सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देख रहे हो न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया हुआ है, मैगजीन रिपोर्ट दिया हुआ है, तो ऐसे अलग अलग करके सैंपल रहता है। देखो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इट्स गेटिंग हेजी, नो इट्स नॉट क्लियर। अरे बचपन में नहीं करते थे, फायर एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट लिख कर आओ, कार एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ये टेक्निकल रिपोर्ट का एग्जांपल है। देख रहे हो इस तरह से टाइटल वगैरह रहता है रिपोर्ट का। फिर मैंने बोला ना रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग पिक्चर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, की फाइंडिंग्स वगैरह, ठीक है।
एक सिंपल सा मैं रिपोर्ट राइटिंग देख रही हूँ, सिंपल है ही नहीं, टेक्निकल है। देखो ये सब रहता है, टाइटल पेज, समरी, स्टार्टिंग में ये सब रहेगा, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, डिटेल्स, फिर बॉडी वगैरह, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, आप क्या सोच रहे हो, क्या रिकमेंड करना चाहोगे रिपोर्ट को लेकर। तो इस तरह से करके रिपोर्ट राइटिंग रहता है, ठीक है। आप लिखे भी हो गया, यू डोंट रिमेम्बर, स्कूल डेज वगैरह में आप शायद लिखे हो गया, आई गेस। नहीं लिखे हो? ठीक है, हमारे सिलेबस में देखो रिपोर्ट राइटिंग लिखने तो आएगा नहीं, आप समझ रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। एवरी डे दे हैव सम गुड रिपोर्ट्स टू शो यू। एक बच्चा लायन के ऊपर रिपोर्ट लिखा है, देख रहे हो लायन का रिपोर्ट दी, लायन के बारे में। लायन इज एन एनिमल फ्रॉम कैट जनरेशन, इट इज अ कार्निवोरस एनिमल। हाँ, तो रिपोर्ट किसी के बारे में भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टेक्निकल रिपोर्ट्स दैट वी हैव डिस्कस, CSR, सस्टेनेबिलिटी, एटसेट्रा। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग एंड क्लास एंड्स हियर। नेक्स्ट मैं प्रॉपर एक अच्छा रिपोर्ट लेकर आऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी हाईली प्रैक्टिकल, MIS रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। होमवर्क ये पूरा लर्न करके आना, नेक्स्ट क्लास ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।